हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन। सो दिस इज़ आवर यूनिट नंबर 23 BRBL यूनिट नंबर 23, जो कि बेस्ड है दोस्तों लॉज ऑफ लिमिटेशन का। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेसन को, समझते हैं कि एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। दोस्तों इसमें समझाया जा रहा है आपको कि सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जा रही है कि डेफिनेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट। दोस्तों लिमिटेशन एक्ट 1963 एक लॉ है जो कि टाइम लिमिट सेट करता है, जिसके अंदर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये सारी लीगल प्रोसीडिंग में अप्लाई होता है भारत में। इसके अंदर दोस्तों जो बैंक से रिलेटेड है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जो कि मनी रिकवरी करते हैं अपने लैंडर से, राइट। तो इन सभी के लिए ये पार्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल है, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों लिमिटेशन एक्ट। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि एक बैंक ने किसी कस्टमर को मनी लेंड किया है, ठीक है। एक बैंक ने दोस्तों किसी कस्टमर को पैसा दिया है और कस्टमर रिपे नहीं कर पा रहा है लोन को, राइट। सो कस्टमर इज़ अनेबल टू रिपे द लोन। तो उस केस में क्या होगा कि बैंक एक लीगल केस फाइल कर सकती है कस्टमर के अगेंस्ट, ताकि पैसा को रिकवर कर सकें। लेकिन दोस्तों एक टाइम लिमिट होता है जिसके अंदर बैंक जो है केस को फाइल करेगी, और दोस्तों यदि उस टाइम लिमिट के बाहर उसका जो राइट होगा केस को फाइल करने का, वो लूज़ कर देगी। तो लिमिटेशन एक्ट दोस्तों ये टाइम लिमिट को सेट करता है और इंश्योर करता है कि जो लीगल प्रोसीडिंग है वो एक टाइमली मैनर में इनिशिएट किया गया हो। दोस्तों जो रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट है 1993, यानी जिसे हम लोग शॉर्ट में RDDB एक्ट 1993 कहते हैं, और जो हमारा सारफेसी एक्ट है 2002, ये दो लॉ है दोस्तों जो अप्लाई होता है बैंक के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भारत में। दोस्तों ये लॉ रिक्वायर ये करता है कि जो भी रिकवरी का क्लेम है, डेब्ट रिकवरी का क्लेम है या सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट का क्लेम है, वो कम से कम जो टाइम लिमिट लिमिटेशन एक्ट बताती है उसके अंदर किया जाए। जैसे मान लीजिए एक बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया और कस्टमर लोन पे डिफ़ॉल्ट कर गया, तो बैंक एक्शन लेगी डेब्ट को रिकवर करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो एक्शन लिया जाएगा ना, वो टाइम लिमिट के अंदर लिया जाएगा, जो कि लिमिटेशन एक्ट सेट करती है। और दोस्तों टाइम लिमिट RDDB एक्ट भी सेट करती है और सारफेसी एक्ट भी सेट करती है। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है, इसके अंदर दोस्तों ये कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है लॉ को फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट एंड अदर प्रोसीडिंग इन इंडिया। इसका मतलब दोस्तों जितने भी डिफरेंट टाइम लिमिट्स हैं जो कि लीगल प्रोसीडिंग में अप्लाई होते हैं, उसको अप्लाई किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि वो कंसिस्टेंट हो और क्लियर हो। जैसे मान लीजिए कि कोई लॉ सूट फाइल करना चाह रहा है भारत में, तो वो कुछ सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर ही करे, और वो टाइम लिमिट लिमिटेशन एक्ट सेट करती है। यदि वो लॉ सूट फाइल नहीं कर पाएगा उस टाइम लिमिट में, तो या तो वो अपना राइट खो देगा, और ये एक्ट इंश्योर करता है कि ये टाइम लिमिट क्लियरली डिफाइंड हो और कंसिस्टेंट हो। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि सेक्शन 2 जो हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 का है, वो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्रोवाइड करता है जिसको थ्रू आउट यूज किया जाता है एक्ट में। जैसे कि एप्लीकेंट, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ। जैसे मान लीजिए लीगल केस है, तो जो पर्सन या एंटिटी केस को इनिशिएट करता है उसे प्लेंटिफ कहा जाता है। जिस पर्सन के अगेंस्ट केस इनिशिएट होता है उसे डिफेंडेंट कहा जाता है, और जो पर्सन या एंटिटी अप्लाई करता है लीगल रेमेडी के लिए या रिलीफ के लिए, उसे एप्लीकेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी डेफिनेशन इंश्योर करता है कि क्लैरिटी रहे और कंसिस्टेंसी रहे लैंग्वेज में थ्रू आउट द इंडिया। तो एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट, ठीक है, और एक होता है हमारा एप्लीकेंट। So friends, before continuing the lesson, let me talk about Target CIB 2023 paid program. So basically this is a program which is launched in which you will get such type of videos where every concept is explained in a nutshell manner. All the content are from Macmillan book only, and you will get MCQs which covers from 5 to 15 MCQs per page depending on the length of page of Macmillan book, and this will help you in your preparation. This will help you check your command over the subject. Further, we are also providing mock test for your upcoming CIB examination. So we have PDF videos, mock test and MCQs, so which will help you throughout your preparation. So if you are interested to join our paid program, you can WhatsApp me on number shown on the screen. चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने लिमिटेशन एक्ट को, समझते हैं लिमिटेशन एक्ट को। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये जो लिमिटेशन का पीरियड है, ठीक है, उसके बारे में आपको समझा रहा था कि लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, क्या होता है, एवरी एस्पेक्ट वी आर डिस्कसिंग। सो अभी तक दोस्तों मैंने आपको बताया कि कुछ टर्म होते हैं प्लेंटिफ, कुछ टर्म होते हैं दोस्तों डिफेंडेंट, कुछ टर्म होते हैं दोस्तों एप्लीकेंट। ये कौन होते हैं एप्लीकेंट, हु आर प्लेंटिफ, एवरी एस्पेक्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन एंड लेट अस सी लिमिटेशन एक्ट इन डिटेल। दोस्तों जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो टाइम लिमिट होता है जिसके अंदर लीगल एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। ये जो टाइम लिमिट होता है ये हमेशा राइट से रिलेटेड होता है, जो कि इंटाइटल करता है एक पर्सन को या बेनिफिशियरी को वो लीगल एक्शन ले सके। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के पास राइट है कि वो पेमेंट रिसीव करेगा दूसरे पर्सन से, तो वो लीगल एक्शन इनिशिएट करेगा ताकि पेमेंट को रिकवर कर सके, जो कि टाइम लिमिट लिमिटेशन एक्ट में सेटअप है। दोस्तों जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके अंदर जो टाइम लिमिट है जो सेटअप किया गया है लिमिटेशन एक्ट के द्वारा, ताकि लीगल इंटरेक्शन लिया जा सके। ये टाइम लिमिट को कैलकुलेट किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट,
और रेफर किया जाता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है दोस्तों, फिर सूट के बारे में बात किया जा रहा है कि सूट के अंदर जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन जो है लॉ सूट फाइल करना चाहता है ताकि डेब्ट का पेमेंट रिकवर हो जाए, तो वो टाइम लिमिट के अंदर ही करेगा। दोस्तों सूट का मतलब एक सिविल प्रोसीडिंग होता है जो कि एक पर्सन इनिशिएट करता है या एक एंटिटी इनिशिएट करती है दूसरे पर्सन के अगेंस्ट। तो इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर अपील या एप्लीकेशन नहीं होता है। एक अपील आपको पता है एक लीगल प्रोसीडिंग होता है जो कि इनिशिएट किया जाता है ताकि डिसीजन को चैलेंज कर सके लोअर कोर्ट में। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जो है एक लॉ सूट लूज कर देता है लोअर कोर्ट में और वो चैलेंज करना चाहता है डिसीजन को, तो वो अपील फाइल कर सकता है और अपील को सूट नहीं माना जाएगा अंडर द लिमिटेशन एक्ट। तो उसी तरह दोस्तों कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक लीगल रेमेडी चाहता है, रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से, तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और इस एप्लीकेशन को भी सूट नहीं माना जाएगा अंडर द लिमिटेशन एक्ट। तो होपफुली आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कैसे हम लोग कंप्यूट करते हैं लिमिटेशन पीरियड को। हाउ डू वी कंप्यूट आवर लिमिटेशन पीरियड, दिस एस्पेक्ट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो लेट्स सी कि हाउ टू कैलकुलेट आवर लिमिटेशन पीरियड। सो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड। तो लिमिटेशन पीरियड जो है टाइम लिमिट सेट करता है दोस्तों विद इन विच लीगल एक्शन मस्ट बी इनिशिएटेड। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो है आपका लॉ सूट है, अपील है या एप्लीकेशन है, उसको लिमिटेशन पीरियड के अंदर जो एक्ट करती है उसके अंदर फाइल करना है। यदि लीगल एक्शन नहीं इनिशिएट किया जाएगा उस टाइम में तो क्लेम टाइम बाउंड हो जाएगा और कोर्ट डिसमिस कर देगी। तो यदि कोई पर्सन लॉ सूट फाइल करना चाहता है डेब्ट रिकवरी के लिए तो उसको जो टाइम लिमिट सेट किया गया है उसके अंदर ही करे। दोस्तों सेक्शन 3 ये कहता है कि डिक्लेयर करता है कोई सूट, अपील या एप्लीकेशन को जो कि प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल किया जाएगा उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सेक्शन 3 प्रोवाइड करता है कोई लॉ सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल किया गया प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद उसे कोर्ट डिसमिस कर देगी एवन इफ अदर पार्टी डू नॉट रेज द डिफेंस ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट कंसिडर नहीं करेगी केस के मेरिट को और डिसमिस कर देगी क्लेम को डिले के ग्राउंड पे। तो यदि कोई पर्सन लॉ सूट फाइल करना चाह रहा है डेब्ट रिकवरी के लिए लिमिटेशन पीरियड के बाद और लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है तो कोर्ट सीधा डिसमिस कर देगी क्लेम को। फिर बताया जा रहा है दोस्तों एक सूट एक लीगल प्रोसीडिंग होता है जो कि एक पर्सन इनिशिएट करता है दूसरे पर्सन के अगेंस्ट किसी लॉ कोर्ट के लॉ में। दोस्तों लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड करता है कि सूट को कंसिडर किया जाए इंस्टीट्यूटेड जब प्लेंटिफ वो होता है जो इनिशिएट कर रहा है लीगल एक्शन को, वो प्रेजेंट करता है प्लेंट को। प्लेंट क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट। क्लेम का जो रिटन स्टेटमेंट होता है उसको प्लेंट कहते हैं टू द प्रॉपर ऑफिसर इन कोर्ट। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन लॉ सूट फाइल करना चाहता है डेब्ट रिकवरी के लिए तो वो एक रिटन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा अपने क्लेम का जिसे प्लेंट कहा जाता है और उसे प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट करेगा कोर्ट में। तो ये जो सूट होगा उसे कंसिडर किया जाएगा इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट ऑफ जिस दिन में प्लेंट को प्रेजेंट किया गया कोर्ट में उसी दिन सूट को माना जाएगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि कुछ केसेस में जैसे डिफेंडेंट जो पर्सन जिसके अगेंस्ट लीगल एक्शन इनिशिएट किया गया है उसको क्लेम हो सकता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो क्लेम को रेज किया जा सकता है सेट ऑफ या काउंटर क्लेम सेम लॉ सूट में। तो लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड करती है कि सेट ऑफ या काउंटर क्लेम को ट्रीट किया जाएगा सेपरेट सूट और डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द सेम डेट एज ऑन डेट ऑन विच। देखिए इसको समझिए, यदि मान लीजिए कि कोई पर्सन फाइल करता है लॉ सूट को ताकि डेब्ट को रिकवर करें और जो डिफेंडेंट है डिफेंडेंट के पास क्लेम है उस प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो डिफेंडेंट भी क्लेम रेज कर सकता है एज अ काउंटर क्लेम उसी लॉ सूट में। तो काउंटर क्लेम को एक सेपरेट सूट ट्रीट किया जाएगा और वो डीम्ड होगा कि उसे इंस्टीट्यूट किया जाए सेम डेट में और जिस डेट में वो काउंटर क्लेम को लिया गया है कोर्ट में। ठीक है, वही चीज़ समझाया जा रहा है कि कोई डिफेंडेंट है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट जो आयुक्त है जो आरोपी है वो भी अपना कोई काउंटर क्लेम लेकर आ जाए तो उसे भी इस अलग सूट माना जाएगा और उसे भी इंस्टीट्यूट किया जाएगा सेम डेट में। यही चीज़ समझाया जा रहा है दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और क्या क्या पॉइंट समझाया जा रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताया जा रहा है लिमिटेशन पीरियड के रिगार्डिंग। सो एवरी एस्पेक्ट हैव बीन डिस्कस रिगार्डिंग लिमिटेशन पीरियड। सो लेट्स डिस्कस। चलिए डिस्कस करते हैं कि लिमिटेशन पीरियड के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट समझाया जा रहा है। We are covering each and every point regarding our limitation period. This will help you in understanding the concept in a very clear fashion. So let's see. तो अभी हमने देखा दोस्तों प्लेंटिफ क्या होता है, सूट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है। अब बताया जा रहा है दोस्तों कि जो आपका लास्ट डेट है सूट को फाइल करने का, ठीक है, वो फॉल कर रहा है वैसे डेट में जहाँ पे कोर्ट क्लोज रहेगी, तो जो प्लेंटिफ है या जो एप्लीकेंट है वो उसे नेक्स्ट डे फाइल कर सकते हैं जब वो कोर्ट रीओपन करेगी। जैसे मान लीजिए लास्ट डे संडे हो गया सूट फाइल करने का, तो हॉलीडे होता है कोर्ट में, तो प्लेंटिफ जो है नेक्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे को फाइल किया जाएगा। फिर दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि यदि कोई वैलिड रीज़न है सूट को नहीं फाइल करने का, अपील नहीं करने का या एप्लीकेशन नहीं करने का विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो उसको एडमिट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि प्लेंटिफ जो है सूट फाइल नहीं कर पाया किसी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में किसी इलनेस के कारण, तो कोर्ट कंसीडर करेगी सफिशिएंट काउज फॉर डिले और सूट को एडमिट कर सकती है यदि उसे लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल किया गया। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जब भी लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट किया जाएगा तो पहला दिन जहाँ से पीरियड काउंट किया जाएगा उसे एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे मान
लीजिए लिमिटेशन पीरियड 1 साल का है और कॉज ऑफ एक्शन जो हुआ है वो 1 जनवरी 2022 को आया है, तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा 2 जनवरी 2022 को। समझे, पहला दिन को एक्सक्लूड किया जाता है। फिर बताया जा रहा है कितना टाइम लगेगा डिग्री के कॉपी को ऑब्टेन करने में, ऑर्डर के सेंटेंस और ऑर्डर को कॉपी को ऑब्टेन करने में, ठीक है, वो एक्सक्लूड किया जाएगा जब आप लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट करेंगे। जैसे मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड है किसी अपील का 30 दिन का और 5 दिन लगा उसके कॉपी को ऑब्टेन करने में, डिग्री के कॉपी को ऑब्टेन करने में, तो एप्लीकेंट के पास 25 दिन होगा लेफ्ट वो अपील कर सके। ठीक है, फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका जितना टाइम लगेगा कॉपी को ऑब्टेन करने में किसी ऑर्डर का या अवार्ड का, उसे एक्सक्लूड किया जाएगा जब टाइम लिमिट कंप्यूट करेंगे रिवीजन फाइल करने का। जैसे मान लीजिए कि लिमिटेशन पीरियड है एक रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करने का 90 दिन और यदि 10 दिन लग जाता है कॉपी ऑब्टेन करने में, तो एप्लीकेंट के पास 80 दिन होगा रिवीजन एप्लीकेशन को फाइल करने का। फिर बताया जा रहा है कि जिस पीरियड के दौरान इंस्टीट्यूशन या एग्जीक्यूशन को स्टे किया गया इंजेक्शन के द्वारा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कोर्ट है उसने किसी डिग्री का एग्जीक्यूशन को स्टे लगा दिया 60 दिन के लिए, तो जो 60 दिन होगा वो लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल करने का। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि किसी भी सूट को फाइल करने के लिए जिसके लिए नोटिस जो है दिया जा चुका है, पहले ही प्रीवियस कंसेंट लिया जा चुका है या सरकार का सैंक्शन लिया जा चुका है, जहाँ पे सरकार की सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा नोटिस का जो पीरियड है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पर्सन जो है एक सूट फाइल करना चाहता है गवर्नमेंट एंटिटी के अगेंस्ट और प्रायर नोटिस 60 दिन का जरूरी पड़ता है सूट को फाइल करने से पहले, तो ये जो 60 दिन का नोटिस पीरियड होगा उसे काउंट नहीं किया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में सूट को फाइल करने के लिए। ठीक है, ये सब पॉइंट समझाया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं कि जैसे इसको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ दोस्तों। इस जो कंसेप्ट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी और जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको मैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि जॉन नाम का आदमी है, वो 50,000 रुपया लिया एलेक्स से और वो बोलता है कि हम तीन साल में तुम्हें वापस पे कर देंगे। लेकिन दोस्तों जॉन जो है पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाया 3 साल में और जो टाइम लिमिट था सूट फाइल करने का वो भी एक्सपायर कर गया। ठीक है, तो जॉन ने 50,000 रुपया लिया था एलेक्स से, बोला था 3 साल में पे कर देंगे। तो दोस्तों इस केस में यदि जॉन एक्नॉलेज करता है, यहीं पर समझाया जा रहा है कि 2 इंस्टेंस है जो कि फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन को दोस्तों राइज करता है। वो मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से कि जैसे मैंने आपको ये बताया ना जॉन वाला केस, ठीक है, तो उसी को समझते हैं, उसी वाले केस को लेते हैं। ठीक है, जॉन वाले केस को लेते हैं और समझते हैं इस एग्जांपल को। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जॉन ने 50,000 रुपये लिया था एलेक्स से और बोला था कि हम 3 साल में हम वापस कर देंगे, लेकिन जॉन पे नहीं कर पाया और लिमिटेशन पीरियड का जो टाइम है सूट करने का, जो फाइल करने का टाइम है वो एक्सपायर हो गया। तो इस केस में जॉन यदि लिखित में देता है कि वो पैसा एलेक्स से लिया है और पार्शियल पेमेंट करता है 10,000 डेप्ट के लिए एक्सपायरेशन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, तो एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा जिस दिन वो एक्नॉलेज करेगा पेमेंट का। इसका मतलब एलेक्स जो है एक सूट फाइल कर सकता है जॉन का विद इन द न्यू प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि जॉन यदि लिखित में दे कि जो है हम एलेक्स से पैसा लिए हैं 50,000 रुपया और अभी हम 10,000 रुपया पार्सल पेमेंट कर रहे हैं और ये हमारा फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा, तो उसके दौरान जो है जो एलेक्स है वो सूट फाइल कर सकता है जॉन के अगेंस्ट। फिर दूसरा केस है, मान लीजिए जॉन जो है 50,000 रुपया लिया है एलेक्स से और कोई पेमेंट नहीं किया है 3 साल में, तो जो टाइम लिमिट है सूट का फाइल करने का वो एक्सपायर हो गया है। तो जॉन क्या करता है कि 10,000 रुपया देता है डेप्ट के लिए बिफोर एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है डेट ऑफ पेमेंट से स्टार्ट होगा। इसका मतलब एलेक्स तो फाइल शूट कर सकता है अंदर प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ समझाया जा रहा है। और एक लास्ट पॉइंट है दोस्तों, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसको समझते हैं दोस्तों, ये क्या करना चाह रहा है कि व्हाट इज द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपया लिया अपने दोस्त से 1 जनवरी 2020 को और रिपेमेंट पीरियड है 3 साल का, तो लिमिटेशन जो होगा पीरियड होगा वो मनी का रिकवरी करने का वो 3 साल का होगा 1 जनवरी 2023 तक। ठीक है, तो देखिए क्या है, आपने 10,000 रुपया लिया अपने दोस्त से 2020 में जनवरी 1 2020 में और रिपेमेंट पीरियड है 3 साल का, तो लिमिटेशन पीरियड रिकवरी का कब से स्टार्ट होगा, वो है मान लीजिए 3 साल का है 1 जनवरी 2023 से। तो मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये का पेमेंट किया 1 दिसंबर 2022 को, जो कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर है, और जो पेमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ डेप्ट इंडिकेट दैट आपने डेप्ट का एक्नॉलेज किया और आप उसको वापस करेंगे। तो इस कारण से दोस्तों जो लिमिटेशन का फेस पीरियड है 3 साल का, वो स्टार्ट हो जाएगा 1 दिसंबर 2022 से, जो रिमेनिंग 5,000 है उसका, क्योंकि 10,000 लिया था ना आपने,
तो यदि आपका फ्रेंड जो है रिमेनिंग 5,000 1 दिसंबर 2025 तक नहीं रिसीव करता है तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता है मनी रिकवरी के लिए, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड जो है ओवर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने दूसरा पेमेंट कर दिया ₹1 का पेमेंट कर दिया, कब से 1 दिसंबर 2025 से पहले, तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा 3 साल का। जो रिमेनिंग अमाउंट है 4,999 उस पर वही बताया जा रहा है पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, समझे? ठीक है, वही चीज़ को यहाँ समझाया जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या समझाया जा रहा है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है लिमिटेशन एक्ट के स्केड्यूल में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सूट का डिस्क्रिप्शन है फॉर बैलेंस ड्यू ऑन म्यूचुअल ओपन एंड करंट अकाउंट वेयर दे हैव बीन रेसिप्रोकल डिमांड बिटवीन द पार्टीज़, तो इसका लिमिटेशन पीरियड है 3 साल का। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, क्लोज ऑफ द ईयर इन विच द लास्ट आइटम एडमिटेड। फिर दोस्तों फॉर मनी पेबल टू आर मनी लैंड, इसमें भी लिमिटेशन पीरियड है 3 साल का। तो सब केस का आपको लिमिटेशन पीरियड बताया जा रहा है 3 साल का। रेंट का एरियर हो 3 साल का, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो 3 साल का। फिर दोस्तों जो इनफोर्स पेमेंट हो मनी सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, ये भी 12 ईयर है। फिर मॉर्गेज या फोरक्लोजर 30 साल का। पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 12 साल का। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किस तरह का सूट है और कितना लिमिटेशन पीरियड है और कब से ये पीरियड शुरू होगा वो बताया जा रहा है। जैसे आपने पैसा डिपॉजिट किया एक एग्रीमेंट में कि ये पेबल होगा डिमांड पे, तो ये 3 साल का इसका लिमिटेशन पीरियड होता है जब से बिल प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेंगे कि यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड कितना है किस केस में। जैसे कोई सूट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने है, एक्सेप्शन है दोस्तों, बाय ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है। कोई सूट है जहाँ पे लिमिटेशन पीरियड नहीं प्रोवाइड किया गया है, 30 ईयर्स का होता है। डिक्री को एग्जीक्यूट करने का 12 साल का होता है। जो भी लॉस फ्रॉड से हुआ है उसको रिकवर करने का 3 साल का होता है। फिर दोस्तों हाई कोर्ट में अपील करने का अगेंस्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट तो 90 डेज़ का होता है। फिर अदर कोर्ट में अपील करने का अगेंस्ट जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट 30 डेज़ का होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, लिमिटेशन पीरियड समझाया गया है किस केस में क्या होता है। तो फुली आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। तो इसी तरह के लेक्चर को यदि आपको चाहिए तो आप हमारे पेड मेंबर के हिस्सा हो सकते हैं। तो आप डिटेल जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।